वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सबको गिर फाउंडेशन में आला पंडित और स्टेट नोडल एजेंसी नेशनल ग्रीन क्रॉप्स प्रोग्राम गिर फाउंडेशन और स्टेट नोडल एजेंसी छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ एनवायरमेंट कंजर्वेशन बोर्ड दोनों का एक ज्वाइंट प्रोग्राम में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पे हमने एक छोटा सा प्रयास किया है और जो इस साल की थीम है इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, ये थीम के साथ हमारी दोनों स्टेट्स की जो इको क्लब्स हैं वो कैसे काम कर रही है, अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आज आप सबके साथ। छत्तीसगढ़ की स्कूल जो है वो और गुजरात की स्कूल है। इस मीटिंग में मैं छत्तीसगढ़ स्टेट नोडल एजेंसी की तरफ से एपी सावंत सर का, नितिन सर का, भारत माता स्कूल की तरफ से पानू हल्दर सर और जो स्टूडेंट्स हैं हिमांगी, पूनम और साथ में हमारे वीर फाउंडेशन के डेप्यूटी डायरेक्टर बाबेन गोस्वामी और टाटा केमिकल्स पब्लिक स्कूल मीठापुर की तरफ से सोनल मैम और साथ में जो है माही एंड श्वेता, मैं सबका स्वागत करता हूँ। और आज हम इस मौके पे छत्तीसगढ़ और गुजरात की सारी स्कूल्स को ये बताना चाहते हैं कि इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, एनवायरमेंट कंजर्वेशन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के साथ जुड़ा हुआ ये नेशनल ग्रीन क्रॉप्स प्रोग्राम और नेशनल ग्रीन क्रॉप्स प्रोग्राम के साथ जोड़ी हुई सारी इको क्लब इतना हार्डकोर, इतना अच्छा काम कर रही है जिसके रिजल्ट्स हमें आज या कल मिल रहे हैं और मिलेंगे। तो ये प्रोग्राम के तहत हमारा ये प्रयास है कि आप सबके सामने हमारी जो इको क्लब्स हैं उनको एनवायरमेंट कंजर्वेशन रिलेटेड एक्टिविटीज जो भी हो रही हैं, जो प्रयास हो रहा है और टीचर्स और इको क्लब स्टूडेंट्स किस तरह से इन्वॉल्व है, सबको दिखाना चाहते थे। ये एक छोटा सा पिक्चर डिपिक्ट करना चाहते थे। नॉट टेकिंग सो मच टाइम, मैं इसके साथ स्टेट नोडल ऑफिसर एपी सावंत सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के अवसर पर सबके लिए विश्व पर्यावरण दिवस निमित्त आपका एक छोटा सा मैसेज सर। आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आपको मालूम है कि 7 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ये है कि हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जन चेतना लाएं। प्रतिवर्ष यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा ये थीम निर्धारित, इस वर्ष इसकी जो थीम है वो है इकोसिस्टम की पुनर्बहाली, यानी इकोसिस्टम को उसके मूल रूप में लाना है, ये रखा गया है और इसके लिए यूएन दशक भी घोषित किया गया है। इकोसिस्टम का संरक्षण तभी संभव है जब हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल सुनिश्चित करें। इकोसिस्टम पर आने वाला कोई भी संकट हमारे अस्तित्व पर संकट के समान है। आइए हम सब अपनी छोटी छोटी गतिविधियों के माध्यम से इकोसिस्टम की पुनर्बहाली में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। जहां तक छत्तीसगढ़ का प्रश्न है, हमारे लिए गौरव का विषय है कि छत्तीसगढ़ में इकोसिस्टम के ये हमारे लिए गौरव का विषय है कि छत्तीसगढ़ में इकोसिस्टम के संरक्षण की आदर्श परंपरा रही है। इकोसिस्टम की जो बहाली है वो प्रकृति और मनुष्य के बीच एकजुटता को बल देती है। हमें ऐसे प्रयास करने होंगे और हम ऐसे प्रयास लगातार कर भी रहे हैं छत्तीसगढ़ में कि हम अपने स्थानीय पर्यावरण का प्रबंधन ऐसे करें जिससे प्रकृति को नुकसान न पहुंचे और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग भी विकास संबंधी गतिविधियों में हो सके। इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक स्लोगन दिया है, जल जंगल औ किसान यही आए हमर पहचान। इसके लिए जो 5 जून में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो योजना प्रारंभ की है या करने जा रहे हैं वो है धान के बदले वृक्षारोपण योजना। हम लोग छत्तीसगढ़ में जगह जगह हेवी प्लांटेशन करेंगे। वृक्षारोपण केवल वहीं किया जाएगा जहां इसकी सुरक्षा की जा सके और जहां इसकी सिंचाई की सुविधा हो। और वृक्षारोपण के काम में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के साथ संयुक्त वन प्रबंधन समिति, राज्य के सभी इको क्लब्स
ग्राम पंचायत, नरेगा, डीएमएफ, सार्वजनिक उपक्रम, निजी कंपनियां, समाज सेवी संस्थाएं और अन्य जो भी व्यक्ति पर्यावरण वृक्षारोपण करना चाहते हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा। तो यदि मैं ये कहूँ, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल की ओर से एक छोटा सा नारा देना चाहता हूँ कि प्रकृति को लौटाए उसका नूर, तो महामारी समस्याएं होंगी दूर। तो जहां तक इको क्लब्स का प्रश्न है, पानू हल्दर जी उपस्थित हैं। हम लोग लगातार ऑनलाइन कार्यक्रम कर रहे हैं, लगातार वेबिनार्स कर रहे हैं 1 तारीख से लेके अभी तक, और इसके अलावा भी कुछ प्रतियोगिताएं हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, बच्चों से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि समय अभी ऐसा नहीं है कि हम प्रत्यक्ष रूप से जुड़ पाए, लेकिन सारे प्रयास कर रहे हैं जिससे कि इको क्लब्स का सुचारू संचालन हो सके और ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का ये कार्यक्रम भी अच्छे से आयोजित किया जा सके और लोगों में जन चेतना आ सके। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। जैसे कि आपने बताया कि छत्तीसगढ़ में इस साल हेवी प्लांटेशन का प्रोग्राम है। वी आर लकी इनफ कि यहाँ पर भी कुछ इसी तरह का आयोजन है। यहाँ पर इस साल जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का प्रोग्राम जो स्टेट लेवल का जो होने जा रहा है, उसमें हेवी प्लांटेशन और खास करके जहाँ जहाँ पर कोविड हॉस्पिटल्स है वहाँ पर स्पेशल प्लांटेशन करने का गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का और खास करके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का प्लानिंग है। तो आई होप कि ये जो ड्राइव है, प्लांटेशन ड्राइव इस साल का, और इस साल हम सब ने देखा है कि ऑक्सीजन बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, इसका हमने प्रत्यक्ष अनुभव भी हम सब ने रादर कर लिया है। विदाउट टेकिंग मच ऑफ टाइम, मैं गिर फाउंडेशन के डेप्यूटी डायरेक्टर इकोलॉजिकल एजुकेशन एंड असिस्टेंट डायरेक्टर दीपाबेन गोस्वामी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के अवसर पर विश्व पर्यावरण दिवस के निमित्त पर आप सबको अपना मैसेज दे। थैंक यू आलाप भाई। मैं विभा गोस्वामी, डेप्यूटी डायरेक्टर गिर फाउंडेशन, आप सबका इस जूम ऑनलाइन वर्चुअल मीटिंग जो है 5 जून का सेलिब्रेशन के लिए हम लोगों ने जो रखा हुआ है उसमें आप सबका स्वागत करती हूँ। और अभी जैसे साहब ने बताया कि इस साल का जो थीम है वो इकोसिस्टम रेस्टोरेशन है। अब सभी को पता है जब भी चीजें गड़बड़ा जाती है, जब भी अपना एक हम कंप्यूटर ले ले, उसमें भी कुछ चीजें लाइक वायरस आ जाता है या फिर ऐसा कुछ आ जाता है, तब उसको हम सिस्टम को रिस्टोर करते हैं। तो अभी एनवायरनमेंट और जो नेचर है उसमें भी ये टाइम आ गया है कि उसको रिस्टोर करें, क्योंकि अब तक हम लोगों ने जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है उसका ज्यादा उपयोग नहीं किया है। तो मेरा सबको यही संदेश है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है, जैसे कि सोलर लाइट्स है, विंड एनर्जी है, तो हम उसका ज्यादा प्रयोग करें, ताकि हमारे जो मतलब लिमिटेड सोर्स है जिसको हम रिन्यू नहीं कर सकते, तो मेरा आप सबसे यही है कि ज्यादातर आप सोलर पे फोकस कीजिए, जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है उसके ऊपर फोकस कीजिए। और दूसरा, हम लोग नेटिव स्पीसीज जो है कि मैं हालांकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बिलोंग करती हूँ, तो मेरा एक ट्री प्लांटेशन की उस पे ज्यादा वो रहेगा। आजकल जो है कि लोग नेटिव स्पीसीज का प्लांटेशन छोड़ के जो दिखावे में अच्छा है, जो कि एक्सोटिक बोलते हैं उसको, उसका प्लांटेशन करते हैं। तो मैं एक दो ही संदेश देने वाली हूँ आज, एक सोलार पे मूव कीजिए और दूसरा जो है कि नेटिव स्पीसीज, मतलब जिस एरिया का ओरिजिन है उसका जो नेटिव स्पीसीज है उसका प्लांटेशन कीजिए। और अभी आप कोरोना की महामारी से सब लोग मतलब पास हुए हैं, तो एक है कि एक अपने घर में एक छोटा सा आरोग्यवन जैसा बनाए, जिसमें है कि आप गिलोय लगा सकते हैं, तुलसी लगा सकते हैं और अर्डुसी लगा सकते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे जो है प्रयत्न कीजिए। आपके छोटे छोटे बच्चों को भी मैं एक संदेश देना चाहती हूँ, आपके जो स्कूल्स जब भी खुलेंगे उसमें भी आप एक मेडिसिनल वाला प्लॉट बनाना जिसमें ऐसे मेडिसिन इंक्लूड हो, और घर पे भी आप कुछ ना कुछ नहीं तो तुलसी का एक पौधा ही सही लगा दीजिए। ठीक है, तो आप सबको वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की बहुत बहुत शुभकामना, और आप सब स्वस्थ रहे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मैम। बहुत ही प्रिसाइज लेकिन बहुत ही क्रूशियल मैसेज दिया है आपने कि जहाँ जहाँ पर भी पॉसिबिलिटीज हैं हम वहाँ वहाँ पर पेड़ लगाएं। अगर
जगह नहीं है तो कम से कम गमले में हम छोटे छोटे पेड़ लगा सकते हैं, पौधे लगा सकते हैं। और पिछले 2 साल में हम सबने देखा कि आयुर्वेद के साथ जुड़ी हुई जितने भी प्लांट्स हैं, मेडिसिनल प्लांट्स है, जिसका हम एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं, जिसका हमारा मैथोलॉजिकल स्क्रिप्चर्स के साथ, रिलीजन के साथ जितना डीप कनेक्शन है, वो कनेक्शन क्यों है और उसके पीछे का साइंस हमने कुछ सालों में देख लिया। तो ये हमारे लिए, सबके लिए ज़रूरी है कि हम अपने आसपास में कुछ ऐसी छोटे-छोटे प्लांट्स लगाएं कि जो हमें इमीडिएट सोर्स ऑफ इम्यूनिटी मिल सकती है, जैसे कि तुलसी है। तो ये भी हम साथ में ध्यान रखें कि इस पर्यावरण दिवस के अवसर पर जो भी आप प्लांटेशन करें या एक्टिविटी करें, वो सिर्फ आज के दिन की ना हो, लेकिन लगातार ये एक्टिविटी बनी रहे। ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि मुझे आप सबको ये 2 स्कूल्स की एक्टिविटीज़ और खासकर बच्चों से जानना है और आप सबको दिखाना है कि इको क्लब की एक्टिविटीज़ एक छोटे से स्पेक्ट्रम को नहीं, बट एक पूरा का पूरा रेनबो स्पेक्ट्रम है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा मिस्टर पानू हल्दर को भारत माता स्कूल की तरफ से आपकी स्कूल का एक्टिविटीज का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन और प्रेजेंटेशन जो है आपकी स्कूल की एक्टिविटीज का विद पर्टेनिंग टू इस साल का जो थीम है, आप प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें। पानू हल्दर जी। सबको मेरा प्रणाम। मैं छत्तीसगढ़ से बिलासपुर से भारत माता स्कूल से इको क्लब नेचर बॉडीज से मैं और मेरे दोनों बच्चे पूनम सिंह और हिमांगी हालदार आपके सामने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन करेंगे। क्योंकि इस वर्ष का विश्व पर्यावरण दिवस का जो थीम है वो इकोसिस्टम रिस्टोरेशन है, तो उसके लिए मैं एक छोटी सी जानकारी आपको देना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल रायपुर के नेतृत्व में हमारे इको क्लब ने 22 अप्रैल से लेकर 10 जून के बीच में एक क्लाइमेट लिटरेसी वीक का आयोजन किया है। और इसके तहत क्लाइमेट लिटरेसी वीक से शुरू हुआ ये कार्यक्रम अभी भी जारी है। और आपको बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि हमारे इको क्लब के छात्रों ने एक ऐसे ऐप का निर्माण किया है जिसका नाम रखा है कैप्टन कूल। और आपको यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल रायपुर के नेतृत्व में हम लोगों ने इस विश्व पृथ्वी दिवस से आयोजित इस कार्यक्रम में अब तक कुल 13 लाख इको क्लब्स को इस कार्यक्रम में 13 लाख इको क्लब्स के छात्र छात्राओं को इस कार्यक्रम में शामिल किया है। से 6,750 इको क्लब के छात्रों ने 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस के दिन 2 घंटे अपने इस ऐप के द्वारा 2 घंटे इस ऐप के द्वारा जहां बिजली के उपकरणों को बंद कर किस प्रकार से हम अपने दिनचर्या में कार्बन उत्सर्जन को रोक सकते हैं उसे कर उन्होंने 89,361 केजी कार्बन एमिशन को वातावरण में बचाया। और ये एक्टिविटी को लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया गया। हम लोगों ने पैंडेमिक के समय में, महामारी के समय में सारे बच्चों को लेकर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल रायपुर के नेतृत्व में यह काम किया। इस वर्ष हम विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर संपूर्ण भारतवर्ष के सारे स्कूली बच्चों को लेकर हम इस ऐप के द्वारा, एक सिंपल सा ऐप है जिसके द्वारा आप आसानी से ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आप दिन में अपने घर में 6 से 7 घंटा अगर आप मोबाइल डेटा चला रहे हैं तो आप कितना कार्बन एमिशन वातावरण में कर रहे हैं। अगर आप गाड़ियां चला रहे हैं तो कितना कार्बन एमिशन एमिट कर रहे हैं। अगर आप बिजली के उपकरण चला रहे हैं, अगर आप लैपटॉप चला रहे हैं, अगर आप मोबाइल चला रहे हैं, तो आप इस ऐप के द्वारा कितना कार्बन एमिशन आप वातावरण में कर रहे हैं। इस ऐप का निर्माण स्कूली छात्र छात्राओं ने किया है। और हम चाहते हैं कि गुजरात ही नहीं बल्कि सारे संपूर्ण भारतवर्ष के हर बच्चों को, हर नागरिक को यह ऐप अवेलेबल हो, जिससे कि वो अपने द्वारा वो कैलकुलेट कर सके कि वो वातावरण में कितना कार्बन उत्सर्जन कर रहा है और उसकी जानकारी होने से उस कार्बन उत्सर्जन को रोककर इस पृथ्वी को बचा सके। तो अभी मेरे साला के 2 बच्चे जो हैं पूनम सिंह और हिमांगी हालदार आपके सामने इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के ऊपर 1-2 उत्तम उदाहरण पीपीटी के द्वारा प्रस्तुत करेंगे, जिससे ये पता लगेगा कि हमारे इको क्लब के द्वारा किस प्रकार से हम पारिस्थितिक पुनर्बहाली के लिए हम किस प्रकार से काम कर रहे हैं। ये आपके सामने ये दोनों बच्चे प्रस्तुत करेंगे, पूनम सिंह और हिमांगी हालदार। Hello everyone, greetings to all and a very happy World Environment Day.
and we are the proud members of Eco Club Bilaspur, Chhattisgarh, India. And on this auspicious occasion, we are very much thankful to Gir Foundation and also Chhattisgarh Environment Conservation Board for providing us such a nice opportunity to speak today on the topic of ecosystem restoration. So today we are going to showcase our two best acts in the field of ecosystem restoration, and we are going to present a PPT for it. And it also covers the goal number 14 and 15, that is life below water and life on land of Sustainable Development Goals SDG set by the United Nations. So, our first act is biological removal of water hyacinth, which is a unique way and very effective way of removing water hyacinth from the water bodies and thereby protecting it from protecting that water body from water hyacinth, and with this we can restore our aquatic ecosystem. So at first, let us know about what is water hyacinth. So water hyacinth in Hindi it is known as Jal Kumbhi, and it basically belongs to Brazil, and in India it was first brought to Calcutta Botanical Garden as a decorative plant. But due to its high multiplication rate, it easily spreads into the water bodies at very high rate, and soon it began to be found in every water bodies like lakes, streams, rivers, ponds, etc. And it started multiplicating as a weed. So this water hyacinth started creating a lot of problem to the life of aquatic organisms, and it also started degrading the quality of the water. Once the water body gets attacked by the water hyacinth, it increases the evaporation rate of that water body, and that water body turns into a swampy area. So this water hyacinth started creating not only the problem to the so this water has not created problem to life of aquatic animals, but it also created a lot of problem to the people and other living organisms. Like it started degrading the quality of the water which were used by the people for drinking purpose and other household purposes. It also increased the growth of the mosquitoes because that water body was turned into swampy area due to that water hyacinth. It also created a lot of problem to those people whose livelihood are fishing. And it also clogs the source of water which are used for irrigation by the people. It also clogged the supply systems which are that water was supplied to the people. It also clogs their water supply system of water. It also started extincting that water bodies. Once the water body did get attacked by the water hyacinth, it also started deteriorating the quality of groundwater level. So this water bodies get affected by the water. Once get affected by the water hyacinth, it created a lot of problem to the living organisms. So overall, we can say that water hyacinth is an invasive weed which contributes in degradation of ecosystem. So there was basically two methods of removing water hyacinth from the water bodies, which was very common, and those are chemical method and mechanical method. So first we examined about the chemical method, and we found that in chemical method, the harmful chemicals are used to remove the water hyacinth from the water bodies, and due to the use of these harmful chemicals, the quality of water body gets degraded, and the aquatic animals who are living below the water also get adversely affected. So this was not a sustainable method. And the second method is mechanical control, and in this case either the water hyacinth is removed with the help of a person or manually, or it is removed by using machines. But the drawback in this case was, even if one strand of the water hyacinth left behind, then again it regenerated and clogged the water body. So there was a need for a sustainable method of removing the water bodies to restore the aquatic ecosystem. So for this, we took the help of our principal, our guide teacher, and also a local biologist of our area. And under their assistance, we find out that method called biological method of removal of water hyacinth. We came across an insect called Neochatina acarnea, which is very much host specific, and it eats up or feeds upon the water hyacinth.
So under their proper guidance, we studied the nature and behavior of this insect and the stepwise action of this insect over the water hyacinth. So in this way, we discovered this method, and for practical observation, we released this weevil into the water body affected area of affected water body of our area, and there we started observing it on real ground. So we observed and found that the Neochatina acarnia worked step by step, and we observed that from 1 to 7 days, it ate away all the leaves. Then from 8 to 15 days, it ate away the stems. From 16 to 30 days, it ate away the petioles. And from 31 to 40 days, it ate away even the roots and started self-delusion. Because the insect is highly host specific and it feeds upon that particular water hyacinth. And even if these water hyacinths are not available, then the insect will die due to the lack of starvation of the food. That is water hyacinth upon which it feeds. So from 41 to 48 days, the insect died of itself, and thereby due to this particular duration and action of Neochatina over the water hyacinth, finally we got success in removing the water hyacinth from the water bodies in a sustainable manner, and the results are in the screen. As you can see, the water body totally became free from the water hyacinth, and in this case we found that it is the most sustainable method because it doesn't harm the quality of water, and also it doesn't affected the life of the living organisms which are living inside the water. So with this we restored the ecosystem of aquatic life, and aquatic ecosystem got stored. And our next act is seed ball initiative, which is a unique way of plantation, and through this method we can easily plant seeds without any expert advice, and everyone can adopt this effective and unique way of plantation in very easy and fun manner. So our team Nature Bodies have followed certain steps for the preparation of the seed balls, and we have kept very simple steps so that everyone can adopt this the method of preparation of the seed balls. So in step 1, we have selected the raw materials which are easily available and affordable for every group of people. So we have selected sandy clay extract, organic manure, seeds and water. In step 2, we have mixed the raw materials except seed into an equal amount so that it became a consistent clay dough. And in step 3, we have prepared the balls from the clay dough. And in step 4, we have insert the seeds into the ball by making a hole, and we have again roll it. So in this way, with the simple steps, our seed ball is ready to use. So as the making of the seed balls was so easy, like that only the plantation part is also easy, but we need to keep certain things in mind while we are planting those seed balls. Like we have to always press the 1/3 portion of the seed ball inside the soil, and we have to always select an area which is moist so that effective germination can become possible. In this entire process, we basically focused on the local varieties and promoted the use of local seeds inside the seed balls to restore the regional biodiversity and thereby the regional ecosystems. There are certain advantages of these seed balls, like the clay layer present around those seeds protects them from the rodents, ants, birds, etc. And it required less manual labor, and with very less time duration, one can prepare the seed balls in very large quantities. And it is a very simple method of plantation which is affordable for every group of people, a child to a senior citizen, everyone can make it easily, and it brings a lot of fun while making these seed balls. And it is one of the best method of plantation because while planting saplings we need to keep certain things in mind, more things in mind, but this is one of the simplest method of plantation where we can do plantation with it. And with these seed balls we can also do plantation in hard to reach places. So in this way we restored the ecosystem, that is terrestrial ecosystem, with our small effort of plantation through seed balls. And until now we have planted more than 2,000 seed balls in different areas across our city, and
we are very proud to say that almost 75% of these seed balls have been germinated into plants and are still alive. So with these two initiatives, we restored the aquatic as well as the terrestrial ecosystem. So in this way, everyone can do small acts to conserve their ecosystem and restore them, because ecosystem restoration is responsibility of all of us. We all have to come together and we all have to with this sort of activities together conserve and restore our ecosystem. Thank you very much. बहुत बहुत अच्छा। और ज्यादा समय ना लेते हुए अब मैं आना चाहूंगा गुजरात की टाटा केमिकल्स पब्लिक स्कूल के साथ। और वो स्कूल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिस सोनल बेन पडवाल, जो कि स्कूल के इको क्लब कोऑर्डिनेटर टीचर है। और मैं सोनल मैम को रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी स्कूल के एक्टिविटीज के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन और आपका जो प्रेजेंटेशन है वो कंटिन्यू करें। सोनल मैम। यस सर। हाँ सर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मैं टाटा केम डीएवी पब्लिक स्कूल से इको क्लब इंचार्ज बोल रही हूँ। हमारे स्कूल के बच्चों ने और हमने जो ये पेंडेमिक के दरमियान बहुत सारी एक्टिविटीज की है, पर जो ऑनलाइन एक्टिविटीज की है और उससे पहले भी, उसके पहले पेंडेमिक से पहले, कोविड से पहले भी जो भी एक्टिविटीज की है उसके बारे में भी हमें जानकारी देगी हमारी स्टूडेंट्स इको क्लब की। और हमने ये छोटे छोटे बच्चे को बहुत सारी मतलब छोटी छोटी एक्टिविटीज जैसे अवेयरनेस के लिए इसका इम्पोर्टेंस क्या है, जैसे पर्यावरण को बचाना है, और हमें बच्चों से प्रतिज्ञा भी दिलवाई है कि हमें क्या करना है। इसके बारे में हमने डेफिनेटली आज हमारी स्कूल और हम पर्यावरण बचाने के लिए और रिस्टोरिंग के लिए भी, जैसे भारत माता स्कूल ने बताया कि रिस्टोरेशन ऑफ सीड बॉल्स के लिए भी हमारी अपकमिंग भी बहुत सारी एक्टिविटीज है, जो सीड बॉल्स हम भी बनाने वाले हैं नेक्स्ट मंथ से। पर जो हमने किया है, हमारी जो भी आज एक्टिविटी है हमारे स्टूडेंट्स ने जो बताएंगे, वो सारी एक्टिविटीज हमें पर्यावरण रिस्टोरेशन के बारे में बताएगी। और हमने जो काम किया है उसके बारे में, जो ऑफलाइन भी एक्टिविटीज की है उसके बारे में भी बताएगी बच्ची हमारी। जो दो स्टूडेंट्स है हमारी, मैं उनको बताऊंगी, रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आप सबको जो हम एक्टिविटीज कर रहे हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन उसके बारे में जानकारी देगी। तो मैं इतना कहना चाहूंगी कि वी कैन नॉट प्रोड्यूस न्यू एनवायरमेंट बट वी कैन सेव द वन वी हैव। अगर आज प्रतिज्ञा ले हमारे कल को बचाने की, ये भी ध्यान रखना है कि पर्यावरण बचे तो प्राण बचे। तो आओ आज सब मिलकर बोले, ना करे तू ना मेरा, तुम्हारा पर्यावरण है हमारा। सो सेव द नेचर, सेव द अर्थ, सेव आवर ओनली होम बाय रिस्टोरिंग इकोसिस्टम। तो मैं दरखास्त करूंगी हमारी स्टूडेंट्स को, इको क्लब स्टूडेंट्स को, टाटा केम डीएवी पब्लिक स्कूल स्टूडेंट को, जैसे माही पटेल और श्रद्धा चांदपा को, और आगे आए और अपना प्रेजेंटेशन बताए। Okay, so good morning to everyone and a very happy World Environment Day. So on the behalf of Tata Camp Devi Public School, Mithapur, I'm going to present you the presentation. And again, nature helps us to find peace and grow, restore ecosystem to save our planet. So let's begin. So, healthy ecosystem promotes healthy life, which promotes ecosystem restoration. So again, a very happy Environment Day to all. And on this occasion, we are going to present our presentation on the theme ecosystem restoration. Okay, so this presentation is presented by White Elephant Eco Club. So welcome you all and namaste. This is a privilege. ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हम अब सबके सामने हमारी एक्टिविटीज का एक ब्रीफ लुक देने जा रहे हैं, जो भी हमने हमारी इको क्लब को जब से स्टार्ट किया है तब से लेके अब तक की आपको कुछ एक्टिविटीज हम दिखाएंगे हमारी प्रेजेंटेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं वेबिनार्स की ओर, जो हमने इस कोविड-19 पैंडेमिक में, इस मुश्किल समय में भी हमने हमारे इको क्लब के काम को शुरू रखा था। फ्रेंड्स ने एक
कुछ के टॉपिक ऐसे थे। सबसे पहला टॉपिक था साइक्लोन्स एंड नेचुरल कैलामिटी। सेकंड टॉपिक था एंडेंजर्ड एनिमल्स ऑफ इंडिया। थर्ड टॉपिक था टाइप्स ऑफ फ्लावर्स फाउंड इन इंडिया एंड द फोर्थ टॉपिक वाज मोनास बटरफ्लाई एंड क्लाइमेट चेंज। और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स पे हमारे स्टूडेंट्स ने वेबिनार्स कंडक्ट किए थे ऑनलाइन, जिससे कि और से बहुत ज्यादा अवेयरनेस फैले। ओके, तो हमारी ये एक्टिविटी 2021 से है और हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी भी 2021 से है और ये एक्टिविटी 2020 कंडक्ट की गई थी। ये एक्टिविटी है वाटर कंजर्वेशन पेंटिंग्स, जो वाटर कंजर्वेशन की थीम पर है। आप फोटो में देख सकते हो कि कितने छोटे छोटे बच्चों ने इतनी सुंदर पेंटिंग्स बनाई थी, जो कि बहुत ही ज्यादा अवेयरनेस फैलाती है और इसके लिए उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए उन सबको सर्टिफिकेट्स दिए गए थे। तो अब हम चलते हैं ऑनलाइन पेंटिंग कंपटीशन की ओर, जो कि कंडक्ट की गई थी 2020-21 ईयर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थीम थी हमारे यहाँ पे मरीन एनिमल्स एंड सेव बर्ड्स पर, जिसमें हमारे सारे इको क्लब के स्टूडेंट्स ने बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। और हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है फ्रॉम 2019 ईयर, ये है सेव बीच कैंपिंग एट शिवराजपुर बीच द्वारका। सभी बच्चे शिवराजपुर बीच पर गए थे और उन्होंने सेव बीच कैंपिंग पर अवेयरनेस फैलाने के लिए बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई थी और इससे सब में बहुत ही अवेयरनेस फैलती है और उन्हें अवार्ड्स एंड प्राइजेस भी दिए गए थे। ये सारे बच्चों ने मरीन लाइफ पर पेंटिंग बनाई है बीच के ऊपर। तो अब हम चलते हैं रिड्यूस एंड रीथिंक, जो कि हमारे इको क्लब का मोटो है। सो यहाँ पे जितने भी पुराने प्लास्टिक के डिब्बे या फिर कोई और ऐसी प्लास्टिक के चीजें जो हम फेंक देते हैं, उन सभी चीजों को रीयूज करने के लिए हमारे सारे इको क्लब के स्टूडेंट्स ने अपने घर पर पड़े हुए सारे पुराने डब्बों को उठाया, उन्हें अपनी चित्रकारी लगाई और उन्हें पौधों से भर दिया। और तो और इसके साथ साथ ही प्लास्टिक, जो कि हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है, उसे ना कहते हुए बच्चों ने ढेर सारे पेपर बैग्स घर पर बनाए और तो और उन्हें शॉप पे ले जाकर वहां पे एक फोटो भी खिंचवाई, जिसमें वो अपने सामान इस बैग में लेते हुए और जागरूकता फैलाई। आई गेस सभी लोग हिंदी में थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल होंगे, तो हम लोग इसे हिंदी में प्रेजेंट कर रहे हैं। और इसके आगे बढ़ते हुए हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है स्पॉन्सर्ड बाय WWF। ये एक हमारे सामने स्लोगन रखता है, वन अर्थ वन होम, एक पृथ्वी एक घर। तो इस एक्टिविटी में सभी बच्चों ने पेंटिंग्स बनाई थी और जो बेस्ट पेंटिंग्स थी उन्हें वन अर्थ वन होम बाय WWF की ओर से प्राइजेस भी दिए गए थे। और इसके साथ साथ क्विज कंपटीशन का भी आयोजन हुआ था, जिसमें सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया था। और आप सेकंड पिक्चर में देख सकते हो सारे क्विज कंपटीशन की थीम्स। और नेक्स्ट है अर्थ आवर। इसमें सभी बच्चों ने अपने घर की लाइट्स 1 आवर के लिए ऑफ करके कैंडल में बिताए थे, और जिससे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी सेव हो सके। और ये भी WWF द्वारा स्पॉन्सर्ड है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्टिविटी, एंड द नेक्स्ट एक्टिविटी इज, तो अब हम चलते हैं स्वच्छता की ओर। स्वच्छता बहुत ही ज्यादा जरूरी बन जाती है, इसीलिए क्लीनलीनेस हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमारे सारे इको क्लब के बच्चों ने क्लीनलीनेस का ध्यान रखते हुए सारे बीचेस और सारे पब्लिक प्लेसेस पर जाकर वहां पर स्वच्छता चारी। और उन्होंने 2019-2020 में शिवराजपुर बीच और मीठापुर बीच में स्वच्छता कैंपिंग चलाते हुए जागरूकता फैलाई। तो टीचर्स ने भी इसमें बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दिया। Okay, so next activity is same cleanliness drive at school campus. इसमें सभी कंपनी के एम्प्लॉयज आए हुए थे और एम्प्लॉयज के साथ साथ बच्चों ने भी प्रण लिया था कि वह अपनी आसपास की जगहों पर स्वच्छता बनाए रखेंगे। उसके साथ साथ ही बच्चों ने स्कूल भी क्लीन की थी और तो और उन्होंने मीठापुर बीच के आसपास का एरिया भी क्लीन किया था और उन्होंने एक स्लोगन दिया था, स्वच्छता ही सेवा। तो हम चलते हैं ट्री प्लांटेशन की ओर। तो हमारे इको क्लब के स्टूडेंट्स को हमारे स्कूल की तरफ से ढेर सारे पौधे दिए गए थे, जिन्हें उन्हें अपने घर पर लगाने थे। और आप देख सकते हैं पिक्चर्स में कि उन्हें पौधे दिए गए थे और उन्होंने बड़ी उत्साह से उन्हें अपने घर पर लगाए और उनकी देखभाल कर रहे हैं। और तो और सारे बच्चे ने अच्छे, हमारे स्कूल कैंपस में भी 100 से ज्यादा पौधे लगाए हैं। ओके, मूविंग ऑन, हमारी नेक्स्ट कंटिन्यूएशन में ही ट्री प्लांटेशन। हमने इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस पर बहुत सारे प्लांट्स को प्लांट किया था।
सिर्फ स्वतंत्रता दिवस ही नहीं, हमने गणतंत्र दिवस में भी बहुत सारे प्लांट की प्लांटेशन की है, जिसमें स्काउट्स एंड गाइड्स के बच्चों ने मिलकर इको क्लब के साथ बहुत सारे प्लांट किए और हमने ईयर 2019 में ही 100+ प्लांट्स प्लांट किए हुए हैं हमारे स्कूल के ग्राउंड में। So, अब हम चलते हैं अवेयरनेस की ओर। अवेयरनेस रिगार्डिंग फूड चेन फॉर इको क्लब। फूड चेन हमारे इकोसिस्टम का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसीलिए इस पे जागरूकता लाने के लिए बच्चों में चिराग परमार को बुलाया गया था और उन्हें इसके बारे में बच्चों को जागरूकता फैलाते हुए बताया गया था। और तो और इसके साथ ही सॉलिड वेस्ट अवेयरनेस कैंप भी आयोजित किया गया था, जिसमें बच्चों को सॉलिड वेस्ट पे अवेयरनेस दी गई थी। और तो और सभी बच्चों को बर्ड नेस्ट भी दिए गए थे, जो कि कार्डबोर्ड थे, जो कि डिकम्पोजेबल भी थे, और सारे बच्चों को ये दिए गए थे ताकि वो अपने घर पर लगा सके। और इसके साथ साथ स्किट का आयोजन भी हुआ था। और हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है बर्ड को सेव करने के लिए। आप फर्स्ट पिक्चर में देख सकते हो, सबको कार्डबोर्ड बर्ड नेस्ट दिए गए थे जो अपने घर में लगाए थे, जैसे कि हमने फर्स्ट स्लाइड में सुना। और ये बहुत ही इको फ्रेंडली है और बर्ड्स के लिए घर भी बन जाता है। नेक्स्ट है वाली उत्सव। वाली यानी वेल शार्क, जिसे गुजरात में वाली बोलते हैं। इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए एक वेबिनार या फिर कह सकते हैं कि अवेयरनेस फैलाने के लिए कंप्यूटर लैब में एक प्रेजेंटेशन दिखाई गई थी। सभी बच्चों को एक बुकलेट दी गई थी और एक रियल लाइफ साइज वेल शार्क का जो कहते हैं हम क्लोन मंगाया गया था, ताकि सभी बच्चे देख सके। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्टिविटी। नेक्स्ट एक्टिविटी है फिट इंडिया मूवमेंट। फिट इंडिया मूवमेंट फिटनेस वीक सेलिब्रेशन, जिसमें हमारे सारे स्कूल के बच्चों ने ऐसे और पोएम राइटिंग कंपटीशन में पार्ट लिया था, जिसका थीम था फिट इंडिया स्कूल। फिट इंडिया मूवमेंट में हमारे कई बच्चों ने पोस्टर मेकिंग की ड्राइंग्स और ऐसे कई सारे कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया था, जिसका थीम था फिट बॉडी फिट माइंड फिट एनवायरमेंट। फिट इंडिया मूवमेंट में हमारे कई सारे ऐसे राइटिंग और कॉम्पिटिशन्स किए गए थे, जिसमें बच्चों को ढेर सारे प्राइजेस भी दिए गए थे। एंड नेक्स्ट कंटिन्यू करते हुए हमारी वही एक्टिविटी है फिट इंडिया मूवमेंट फिजिकल एक्टिविटीज। इको क्लब सिर्फ इको मतलब एनवायरनमेंट का ही ध्यान नहीं रखता, साथ साथ बच्चों के फिजिकल स्ट्रेंथ और फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखता है। इसलिए हम सब ने गार्डनिंग की थी। गार्डनिंग करने से एनवायरनमेंट को तो फायदा है ही, पर बच्चों की फिजिकल हेल्थ पर भी ध्यान जाता है। छोटे छोटे और बड़े बड़े दोनों बच्चों ने बहुत ही सारे प्लांट किए थे और गार्डनिंग भी की थी। और हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स का भी आयोजन किया गया था, जब जैसे रोप स्किपिंग, रनिंग, एथलेटिक्स एक्सेट्रा, ये सब का भी आयोजन किया गया था, जिससे बच्चों की फिजिकल हेल्थ भी बरकरार रहे। एंड मूविंग ऑन। सो अब हम चलते हैं सेव बर्ड्स कैंपेन पर। सो बर्ड्स भी हमारे इकोसिस्टम के बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। सो बर्ड्स पर और जागरूकता लाने के लिए हमारे इको क्लब में एक बहुत ही अच्छा सा बर्ड वॉचिंग एक्टिविटी प्रोग्राम आयोजित किया गया था, जहाँ पे हमारे इको क्लब के टीचर्स के साथ साथ हमारे इको क्लब के स्टूडेंट्स को टेलीस्कोप के द्वारा हमारे मीठापुर में आए गए डिफरेंट बर्ड्स पर वॉचिंग कराई गई थी और उन्हें उनके नाम भी बताए गए थे। एंड our next activity is जिला युवा यंग इको एम्बेसडर एक्सटेम्पर। इसे सरल शब्दों में बोला जाए तो स्पीच कंपटीशन, जो कि एनवायरनमेंट टॉपिक पर बेस्ड थी। तो इस पर बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट भी किया था और इसमें बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। और ये एक्टिविटी 2019 या फिर यानी कि 2019 की है, और जिसमें बच्चों को हमारे प्रिंसिपल सर द्वारा ऑनर या फिर सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। और ये एक्टिविटी बेस्ड थी जामनगर में। सो अब हम चलते हैं हमारे अवार्ड्स और अचीवमेंट्स की ओर। सो मीठापुर की डीएवी पब्लिक स्कूल को बेस्ट इको क्लब स्कूल के द्वारा पुरस्कार दिया गया है। और तो और ये फर्स्ट एनुअल मीट ऑफ स्टेट नोडल एजेंसीज के द्वारा दिया गया है। और तो और आप सेकंड पिक्चर में देख सकते हैं कि मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि हमारे इस पैंडेमिक के टाइम में भी हम वेबिनार्स ऑर्गेनाइज कर रहे थे और अवेयरनेस के लिए, तो उसमें बच्चों को और उत्साह रखने के लिए हमने उन्हें सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड किए गए थे और बहुत सारे क्विज कॉम्पिटिशन्स में भी सर्टिफिकेट दिए गए थे। एंड मूविंग ऑन, हमारा द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ ऑल टाइम फॉर द स्कूल इज द ट्री हग, द बिगेस्ट ट्री हग एवर रिकॉर्डेड। और इसे टाइम्स ऑफ इंडिया आर्टिकल के द्वारा फिजिकली और सॉफ्टवेयर फॉर्म में भी इसका आर्टिकल दिया गया है,
जो कि सेव ट्रीज के ऊपर बेस्ड है। एंड नेक्स्ट, फैक्ट्स ऑफ इंडिया क्लेम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। हमारे स्कूल ने मोर देन 8,999 स्लोगन्स लिखे थे जस्ट इन 2 आवर्स, और हमने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में एस्टैब्लिश कर दिया था, और ये भी द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर के द्वारा दिया गया था। एंड मूविंग ऑन, ये है हमारा इको क्लब का पिक्चर, हमारा फुल एंड द एंटायर इको क्लब, टीचर्स से लेके बच्चों तक। अभी ये बढ़ता जा रहा है और तो और इसमें जुड़ते जा रहे हैं। हमने कई एक्टिविटीज की थी और करते जाएंगे। सो थैंक यू ऑल। ये हमारे इको क्लब की कुछ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन और एक्टिविटीज थी, जिससे हम होप करते हैं कि आपको अच्छी लगी होगी, और हम आगे भी ऐसे एक्टिविटीज जरूर करते रहेंगे। Thank you so much, both of you students. Thank you, Sonal ma'am. इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, जहाँ तक पर्यावरण बचाने का सवाल है, पर्यावरण हम तभी बचा सकते हैं जब भी हमारे आसपास के वातावरण को हम बहुत अच्छे से जानते हैं। जब भी हमारे पास हमारे आसपास के वातावरण की या पर्यावरण की जानकारी है, तो वो पर्यावरण में, वो इकोसिस्टम में होने वाली सारी प्रक्रियाएं हम समझ सकते हैं, और वो प्रक्रियाओं के लिए हमारे पास एक अपना एक खुद का अलग से रिस्पेक्ट है, और वो प्रक्रियाएं हम बचाने के लिए काम करते हैं। सो अवेयरनेस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ बेस इन द इकोसिस्टम रिस्टोरेशन स्टेप्स या टुवर्ड्स द इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। तो थैंक यू वेरी मच। मैं आज दोनों स्कूल्स, छत्तीसगढ़ की भारत माता स्कूल और गुजरात की टाटा केमिकल डीएवी पब्लिक स्कूल, दोनों को बहुत 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 थैंक यू कहूँगा। आपने अपनी स्कूल की एक्टिविटीज हम सबको दिखाई। रादर जो भी ये प्रोग्राम्स देख रहे हैं, जितनी भी इको क्लब्स ये प्रोग्राम देख रही हैं, वो मैं चाहूँगा कि इन एक्टिविटीज में से एक छोटा सा इंस्पिरेशन ले। आप इको क्लब के अंतर्गत, इको क्लब के साथ जुड़ी हुई कितनी सारी अच्छी अच्छी एक्टिविटीज कर सकते हैं, जिसके रिजल्ट्स आप भी खुद देख पाएंगे। इस तरह की एक्टिविटीज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। इसके साथ मैं छत्तीसगढ़ एनवायरमेंट कंजर्वेशन बोर्ड को थैंक यू कहूँगा, और खास करके सावंत सर और नितिन श्रीवास्तव जी, दोनों को मैं बहुत 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 थैंक यू कहूँगा कि ये प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो आपका सपोर्ट हमें मिला, वो आई एम हार्टिली थैंकफुल टू यू। Thank you very much. Thank you very much, Vibha ma'am, and thank you very much, Gear Foundation Director sir, Mr. UD Singh. Unfortunately, उनका एक बहुत ज़रूरी मीटिंग आज शेड्यूल्ड है, इसलिए वो हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं, but his regards are always with us, his blessings are always with us. मैं thank you कहूँगा सिंह सर को, डायरेक्टर सर को, डेप्यूटी डायरेक्टर विभा मैन गोस्वामी, thank you very much for your blessings. Thank you so much, all of you, for joining, and thank you all of you for watching this joint program, Chhattisgarh Environment Conservation Board and Gujarat Ecological Education and Research Foundation. Thank you very much once again.